जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में संविधान का एक और अध्याय लाया हूं। इसमें राजभाषा से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न मैं कवर करूंगा। इसमें एक और चैप्टर है राजनीतिक दल, उसे भी इस वीडियो में मैं ऐड करूंगा। और इससे पहले भी संविधान का चैप्टर वाइज वीडियो मैं ला चुका हूँ, बना चुका हूँ। इसका प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर दूंगा, या चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर पूरी वीडियो आप संविधान का पड़ी हुई है, देख लें यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो। यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले राजभाषा भाग 17 में आर्टिकल 343 से 351 तक। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? प्रत्येक राज्य को मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करेगा। ये कौन सी अनुच्छेद में दिया हुआ है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुच्छेद 349 में, अनुच्छेद 350 में, अनुच्छेद 350 के कम में, अनुच्छेद 351 में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, अनुच्छेद 350 के कम है। आर्टिकल 350 के ए में ये ऐसा दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर की मातृभाषा में शिक्षा पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास प्रत्येक राज्य करेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? भारतीय संविधान में भाषा के बारे में क्या उल्लेखित सही इसमें दिया हुआ इस ऑप्शन में? पहला ऑप्शन है, राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि बाध्य नहीं कर सकता है राज्य। अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, ये गलत है। अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, ये भी गलत है। और हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, तो ये भी गलत है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं, हिंदी भारत की राज्य भाषा है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तीनों गलत है। तो बाकी बचा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी ऑटोमेटिक सही होगा। डी को क्या कहा जा रहा है इसमें? बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, बिल्कुल सही है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था बोडो को। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 1950 के एम मुंशी की अध्यक्षता में, 1955 के बीजी खेर की अध्यक्षता में, 1960 में MC छांगला की अध्यक्षता में, या 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय भारतीय संविधान के प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। भाषा आयोग का गठन बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में किया गया था। 7 जून 1955 में, 7 जून 1955 में, 7 जून 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। ठीक है, उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उन्होंने बीजी खेर को राजभाषा आयोग का गठन किया था, और बीजी खेर साहब ने 1956 में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा, और 1957 में एक संसदीय समिति द्वारा इस रिपोर्ट का परीक्षण किया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित
गोविंद बल्लभ भाई पंत थे, जो बीजी खेर साहब ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसकी जांच के लिए 1957 में अध्यक्ष के 1957 में उसकी जांच के लिए अध्यक्ष को चुना किन्हें? गोविंद बल्लभ भाई पंत को। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? वर्ष 2003 मतलब 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो देखिए, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में जोड़ी गई। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, बोड मास हम लोग पढ़ते हैं उसको, बोड मास। बो से बोडो, बोड, डो से डोंगरी, मास, मास से मैथिली और स से संथाली। तो इसमें कौन आंसर है? संथाली है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 2003 में 92वां संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। इसमें कुछ और बता देता हूँ कि भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है और संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषा ही राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। जब संविधान प्रारंभ किए गए थे उस समय 14 भाषाओं को ही राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया था। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। उसके बाद सबसे पहले 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को राजकीय भाषा की दर्जा दिया गया। सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कब? 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत। तब 14 से 15 भाषा हो गया। उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 और भाषा को जोड़ दिया गया, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। 14 एक 15 और 15 3 18 भाषा हो गया। तो 3 भाषा 1992 में 71वां संविधान संशोधन के तहत कौन कौन? नेपाली, मैथिली, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ये 1992 में 71वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन लाया गया और 2003 में उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। 18 और 4 22। कुल भाषा की संख्या कितनी है? 22 है। इस प्रकार भाषा की संख्या कितनी है? 22। राजकीय भाषा की संख्या दर्जा दिया गया 22 भाषाओं को। तो इस प्रकार 22 भाषा संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत मान्यता प्राप्त की गई है। 22 भाषा के बारे में यदि हम पढ़ दें तो 22 भाषा कौन कौन सा है? असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिशा, उड़िया, पंजाबी, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोंगरी, संथाली एवं मैथिली। ये 22 भाषा भाग अनुसूची 8 में जोड़ी गई है। कुल मिला के ये 22 भाषा। इस प्रकार आंसर नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। तो कहा जा रहा है किस एक के तहत, किसमें 4 भाषा? 4 भाषा कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 92वां संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन नंबर सी, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा जोड़ा गया। बोर्ड मास याद रखिए, बोर्ड मास, बोर्ड मास, बोर्ड मास याद रखिए। बो से बोडो, डो से डोंगरी, मैथिली और स से संथाली 2003 में जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो अभी हमने सारे भाषा को पढ़ दिया, उसमें भोजपुरी भाषा हमें नहीं दिखा था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा कि भोजपुरी 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? संवैधानिक संशोधन द्वारा, तो इसमें से 2 आंसर होगा। ठीक है, तो सिंधी और कोंकणी, बी एंड डी दोनों आंसर होगा। संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही तो किया गया 1967 में 71वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को
21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत 21वें सिंधी को 1967 में, और कोंकणी को बोरो डोंगरी कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 को, कोंकणी को 1992 को 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जिसमें मैथिली, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन, और दोनों ऑप्शन सही होगा, बी और डी दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लेकिन जिस समय यह क्वेश्चन पूछा गया था उसके अनुसार ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जिस समय यह क्वेश्चन पूछा गया कि 92 में ये ऐड किया गया था और 90 में ये क्वेश्चन पूछा गया, उसके अनुसार ऑप्शन बी सही होगा, लेकिन वर्तमान में दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो क्वेश्चन है 93 में पूछी हुई, कौन सी भाषा हमारे 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो 4 भाषा इसमें दिए हुए हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी भाषा है जो हमारी 8वीं अनुसूची में नहीं है। गुजराती, काश्मीरी और डोगरी हमारे 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है, जबकि राजस्थानी भाषा हमारे 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 में कह रहा है 71वें संशोधन के से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई है? तो 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी जोड़ी गई है। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 में कहा जा रहा है कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। हिंदी है शामिल, संस्कृत है शामिल, उर्दू है शामिल, लेकिन अंग्रेजी शामिल नहीं है 8वीं अनुसूची में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11th की ओर। 11th में है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषा की संख्या है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषा की संख्या 22 है। कितने? 22 भाषा है, इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11th की ओर, 12th की ओर। प्रश्न नंबर 12th में है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या, ऑप्शन नंबर ए 22 है। कितनी है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या 22 है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की भाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? राज्य की भाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है, कौन सा अनुच्छेद में? तो ये कौन सी अनुच्छेद में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 345 में यह कहा गया है कि राज्य भाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया दी गई है 345 में। तो ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 दो बार आ गया है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया है? द्वितीय राजभाषा का दर्जा किसको? संस्कृत को। संस्कृत को द्वितीय राजभाषा की दर्जा प्रदान करने वाला कौन सा राज्य है? 4 ऑप्शन है, बिहार, बी में छत्तीसगढ़, सी में उत्तर प्रदेश, डी में उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है, उत्तराखंड। उत्तराखंड है जो संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया है, और 2010 में ही घोषित किया था उत्तराखंड ने, राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 में कहा जा रहा है भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो भारत जो भाषा में जो प्रावधान दिए हैं उसको संसद किस प्रकार कर सकती है? तो संसद संशोधन, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? जिस समय प्रश्न पूछा गया था उस समय आंसर बंगाली था। सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग कौन थे? बंगाली। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले कौन है? वो अंग्रेजी है, हिंदी है। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है,
और इस ऑप्शन के अनुसार यदि अभी देखें तो आंसर बंगाली ही होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 में कहा जा रहा है निम्नलिखित भाषाओं में से मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन सा सही आरोही क्रम में है। तो सबसे ज्यादा कौन मातृभाषा का यूज किया जाता है, कहाँ? 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार यदि देखा जाए तो अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा बंगाली, उसके बाद मराठी, ऑप्शन बंगाली, उसके बाद मराठी, उसके बाद तेलुगु, उसके बाद तमिल। तो 1 2 4 1 2 तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, 1 2 4 3। ठीक है, लेकिन जिस समय प्रश्न पूछे गए थे उसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, लेकिन फिलहाल के अनुसार हम यदि देते हैं तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है। तो जिस समय प्रश्न पूछे गए थे उस समय हिंदी भाषी भारतीयों की प्रतिशत 41.03% था, लेकिन फिलहाल में 2011 की जनगणना के अनुसार यह प्रतिशत 43.463 है। 43.63। इस समय क्या है, 43.63 है, 43.63%। ठीक है, इस प्रकार इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है, तो प्रश्न नंबर 19 में है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्री की दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है भाषा बलूचिस्तान की, लेकिन भाषा शास्त्र के रूप में देखें तो वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। वो कौन सी भाषा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्राही भाषा, कुई भाषा, बी में, सी में पर्जिमी भाषा, डी में पेंगो भाषा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ब्राही भाषा बोली जाती है बलूचिस्तान में, परंतु वह द्रविड़ परिवार की भाषा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 20। और इस चैप्टर का, राजभाषा चैप्टर का अंतिम प्रश्न होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर इसमें इसी में ऐड करूंगा। तो ये इसका अंतिम प्रश्न होगा। यदि अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच में ग्रुप में शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो निम्नलिखित भाषा पर विचार कीजिए। एक है गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। ओपन में किनको सरकार ने श्रेय यानी क्लासिक भाषा का श्रेय दिया है? क्लासिक भाषा, तो देखिए क्लासिक भाषा भारत में कितने हैं? फिलहाल में क्लासिक भाषा की संख्या भारत में कितनी है? तो 6 है। अभी हमारे भारत में क्लासिक भाषा 6 है। ठीक है, तो अब तक 6 दर्ज किए गए क्लासिक भाषा। तमिल सबसे पहला भाषा था जो 2004 में क्लासिक भाषा के रूप में सम्मिलित हुआ, तमिल। उसके बाद संस्कृत को 2006 में सम्मिलित किया गया। तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में और मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। और 2014 में उड़िया भाषा को सांस्कृतिक भाषा के रूप में, शास्त्रीय भाषा के रूप के तौर पर वर्गीकृत किया गया और यह छठा भाषा था उड़िया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। इस प्रकार ऑप्शन नंबर तेलुगु क्या होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न अब की ओर चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है राजनीतिक दल। इससे जो प्रश्न पूछे गए हैं पीसीएस एग्जाम में उसे देख लेते हैं और समझते हैं हम लोग। तो चलिए, इसमें फर्स्ट प्रश्न क्या है? किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह कुल मतदान का 5% मत प्राप्त करता है। नहीं, जब वह सभी चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ता है। नहीं, कौन सा सही है? सो पूछ रहा है आपसे, क्या ऐसा है? तो नहीं। 4 से अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्त करता है, तो ये भी आंसर सही नहीं है। 4 से अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्त करता है और 4 राज्यों में बहु हुए मतदान में 5% प्राप्त करता है, तो ये भी गलत है। इनमें से कोई आंसर सही नहीं है।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल है, कम से कम राज्य स्तर पर कितने राज्यों का दल है, तब वह राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी 4 राज्यों की ओर, 4 राज्यों में उसका राजनीतिक दल का राजनीतिक दल का मान्यता प्राप्त है, तब वह राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न भी देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा जाए, छोटा कर दिया जाए। इसमें कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 3 में किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता किस प्रकार दी जाती है, तो और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल में मान्यता देने के लिए वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त किया हो। कितना? 8%। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय शब्द प्रभावित है था। राष्ट्रीय शब्द किससे प्रभावित था? 4 ऑप्शन है, प्राचीन भारतीय पूर्वधारण के से, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रक्रिया से, यूरोपियन पूर्वधारण से, या अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। तो ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रियाओं से राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन 1999 में किसके टूटने से हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर, कांग्रेस के टूटने से हुआ था ये 1999 में। और इस कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, पीएम संग तथा तारिक अनवर ने ये राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में कहा जा रहा है, राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो उनके सिद्धांतों में कौन कौन सम्मिलित है देख लिया जाए। 4 कथन दिया हुआ है, यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ठीक है, बिल्कुल वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। और प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। बिल्कुल सही है। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं है, होगा। सही है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी, ये भी सही है। तो इस प्रकार उत्तर सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 में कहा जा रहा है क्या, प्रश्न नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? मुस्लिम लीग, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, प्रेजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसमें भी कोई से कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में नहीं है। तो इनमें से कोई सही नहीं है, सब कोई इनमें से नहीं है जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त की हो। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 में है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद थे इसके प्रथम अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद। तो भारतीय जनता पार्टी की गठन 1980 में किया गया था, 6 अप्रैल 1980 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? कांग्रेस, भाजपा, सीपीआईएम, अकाली दल। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, अकाली दल। अकाली दल है जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि वो पंजाब में फूलने फलने वाली पार्टी है अकाली दल। और 14 सितंबर 1920 को हुई थी स्थापना अकाली दल का। इस दल की कब हुई थी? 14 सितंबर 1920 में स्थापना हुई थी। और वर्तमान अध्यक्ष सुखवीर सिंह बादल है अकाली दल का। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, यह एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल से संबंधित है अकाली दल। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये सभी है जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का है। ऑप्शन नंबर सी को छोड़ करके बाकी सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर।
12th में है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की संस्थापक कौन था? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक बी आर अम्बेडकर थे। इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में की थी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? प्रेसिडेंट्स ऑफ वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था? तो नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किया था, ये सही है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किए थे, ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 2 और 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या देखते हैं? मिलान करना, मैच करना है। तो मैच करना ही थोड़ा लंबा प्रश्न है यार, इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए। मैच करना है, यहाँ से देख ले मैच, ठीक है। सीपीआई कुछ राजनीतिक पार्टी दिया हुआ है और गठन का बस दिया हुआ है। सीपीआई, सीपीएम और एआईएडीएमके, तेलुगु देशम। तो इसका संस्थापक वर्ष से मैच करना। सीपीआई की स्थापना 1920 में हुई थी। 2, सीपीआई की स्थापना 1920 में, ठीक है। सीपीएम की स्थापना 1994 में, 64 में, सीपीएम 1964 में। एआईडीएमके 1972 में, एआईडीएमके 1972 में। तेलुगु देशम 1982 में, तेलुगु देशम 1982 में। इस प्रकार ऑप्शन मेरा क्या होगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा 1 का 2। ऑप्शन नंबर ए ही में आंसर सही है। 1 का 2 केवल ए में ही है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 की ओर। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष में हुआ था? सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था साम्यवादी दल की विभाजन? तो ऑप्शन नंबर बी 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में हुआ था। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 में कहा जा रहा है कि कौन से दल संयुक्त मोर्चा का जो 1996 से 1997 के दौरान सत्ता में था भाग नहीं है? संयुक्त मोर्चा का भाग नहीं है, कौन सा? तो 1 में बहुजन समाज पार्टी, समानता पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी और असम गण परिभाषित पार्टी। कौन नहीं है, कौन सही है? तो बहुजन समाज पार्टी, समता और हरियाणा विकास पार्टी, ये दोनों सही, तीनों सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में कहा जा रहा है क्या? 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखें थोड़ा। इस क्वेश्चन में है, नीचे दिए गए राजनीतिक दलों द्वारा लोकसभा में के लगातार 3 निर्वाचन में प्राप्त मतों के प्रतिशत दी गई है, ठीक है। जिसमें से मत प्रतिशत वर्ष 1984 में मत कितना प्राप्त हुआ? 7.4, 89 में 11.4, 91 में 22.4। इस तरह से ग्रोथ कर रही है ये पार्टी इस तरह से ग्रोथ कर रही है। तो ये कौन सी पार्टी है वो पहचानने के लिए कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो आज कहीं आगे निकल चुकी है ये पार्टी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 की ओर। काफी लंबा प्रश्न है, तो पहले मैं कथन को देख लेता हूँ, उसके बाद कारण को पढ़ूंगा। तो कथन है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशक, कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शन सिद्धांत समाहित है। क्या यह सही है? क्या ऐसा किया गया था? तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। तो कथन सही है। कारण को देखें। कारण है, वह बहुत से चीजों को की बृहद विस्तार में चर्चा करता है, तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण और कथन का कोई स्पष्टीकरण या व्याख्या नहीं देता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है?
जिस समय यह प्रश्न पूछी गई थी उस समय कौन सी राज्य में क्षेत्रीय दल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। केरल में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं थी जिस समय यह प्रश्न पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 1997 में प्रश्न पूछी गई थी, उसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 की ओर। 20 में कथन कारण दिया हुआ है, पहले कथन कारण को देख ले। भारत के केंद्रीय लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं में के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते रहते हैं। तो कथन तो सही है, कथन कथन और कारण है, तो इसमें से कथन और कारण, तो कथन सही है। कारण को देखते हैं। बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणामों का निर्णय होता है, तो कारण भी सही है। और कथन कारण दोनों सही है, और कारण कथन का सही व्याख्या भी करती है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में बस वही है, कथन कारण दिया हुआ। संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत है। संविधान संशोधन की आवश्यकता है, ये कह रहा नहीं है, जबकि आवश्यकता है, तो कथन गलत है। कारण देख लें। चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, तो कारण सही है और कथन गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ये गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 22। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? कौन देता है ये दर्जा? 4 ऑप्शन है, उसमें से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। 4 कथन दिए हुए हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान है। सही है, बिल्कुल सही है, 1951 के तहत। और राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। सही है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही। 1999 में आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, तो बिल्कुल सही। 1999 की बात है, 1999 में 48 राजकीय दल थे, लेकिन फिलहाल में 55 राज्य स्तरीय दल है और 6 राष्ट्रीय दल हैं। फिलहाल में 6 राष्ट्रीय दल है और 55 अंतर्राष्ट्रीय, 55 राजकीय दल है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन होगा? 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में क्या कहा जा रहा है? भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कथन है। कारण अत्यधिक जनसंख्या में राजनीतिक दल है। ये कथन है और कारण है। भारत में बोला है क्या कि अस्थायी दलीय शासन नहीं की व्यवस्था नहीं है, तो बिल्कुल सही बोला है, नहीं है। अत्यधिक जनसंख्या में राजनीतिक दल हैं, ये भी सही है, बहुत से राजनीतिक दल हैं। तो इस प्रकार ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का एक अंग है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, राजनीतिक व्यवस्था का, व्यापक व्यवस्था का अंग है दलीय व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26 में कहा जा रहा है, कथन कारण दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सही है? चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है, कथन सही है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, तो ये गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। कथन सत्य है परंतु कारण गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 में कहा जा रहा है कि आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है, तो इसके बारे में देखें। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है
तो दल का आंतरिक चुनाव में जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होती है, दल के आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय होता है, समय समय पर होता है, उसे ही आंतरिक दलीय लोकतंत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। दल बदल निरोधी अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी तिथि था? दल बदल निरोधी अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी तिथि था? तो 15 फरवरी 1985 में पारित हुआ था दल बदल विरोधी अधिनियम, 15 फरवरी 1985 में, 52वां संविधान संशोधन के तहत। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून निरोधी में आच्छादित नहीं है? दल बदल निरोधी कानूनों में आच्छादित नहीं है, कौन है इसमें से? तो 4 ऑप्शन है। किसी दल के साथ पूर्ण दल बदल आच्छादित नहीं है तो ये है इस दल के साथ पूरे दल चला जाए, या किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, ये भी है इसका कारण। तो ये कारण नहीं होगा, ये कारण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। कौन? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली वर्ष में? तो राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता 1985 में मिली, वर्ष 1985 में। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। 30 से 31 की ओर। भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नांकित में से किस स्थिति में मान्य होता है? तो 31 में ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 32। राज्य की विधायिका ऑब्लिक संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निर्भरता का अपवाद निम्नांकित में से किस स्थिति में माना जाता है? तो ये कौन सी स्थिति में माना जाता है? तो इसमें भी आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उपरोक्त में से दोनों की स्थिति में माना जाता है। यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। यदि ऐसा पद पर न रहे जाने पर पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। निम्नलिखित में से दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है दल बदल विधेयक के बारे में? कौन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। लोकसभा के सभापति को अनर्हता नहीं ठहराया जा सकता है, वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, बाकी सब प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। 34 में कहा जा रहा है क्या? 34 नंबर क्वेश्चन में है, दल परिवर्तन विरोधी विधियों को किस राज्य ने 1979 ईस्वी में ही अधिनियमित कर दिया गया था? किस राज्य से अधिनियमित कर दिया गया था? 34 नंबर क्वेश्चन, तो कौन सा राज्य था 1979 में कर दिया गया था? तो जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 में कुछ दिया हुआ सारणी, इसमें से दिसंबर 1994 में कर्नाटक राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन के परिणाम के कुछ विवरण दिए हुए हैं, समझने के लिए दिया हुआ है। जनता दल, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। इसमें यह कहा गया है कि यदि आप प्रतिशत में आपका मत ज्यादा है, ये जनता का प्रतिशत इस पार्टी को ज्यादा है, फिर भी वो पार्टी राष्ट्रीय वो सत्ता में नहीं आ सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जनता दल को 36% वोट मिला है और 116 सीट प्राप्त किया है। कांग्रेस को 31% वोट मिला है, वो 35 सीट प्राप्त किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को 20.4% मत प्राप्त हुए हैं, लेकिन वह 40 सीट प्राप्त हुआ है। इस विश्लेषण से मतदाता सीट की अनुपातहीनता को सबसे समझने के लिए किस पद्धति को अपनाने को इसका कारण माना जाता है? 3-4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा पद्धति को कारण माना जाता है? तो ये पद्धति होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये पद्धति होती है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 की ओर। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं किया गया है?
राष्ट्रीय दल के रूप में किसे मान्य नहीं किया गया है 36 में? तो किस राजनीतिक दल के रूप में मान्य नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी पार्टी को राजनीतिक दल के रूप में मान्य किया गया। बहुजन समाज पार्टी अभी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 की ओर। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए। तो विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम कुल सीटों का, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता की मान्यता हेतु लोकसभा के सदस्य संख्या के 543 है, उसके न्यूनतम 10% सीट जो प्राप्त करेंगे, यानी 1/10 सीट प्राप्त करने पर ही उसे विपक्षी दल का नेता माना जाएगा, विपक्षी दल का पार्टी की मान्यता दी जाएगी। तो इस प्रकार इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, तो इसका आंसर बता पाना मुश्किल है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 की ओर। किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया था? किस राज्य में भूपोर्तम आंदोलन चलाया गया था? तो वो राज्य था आंध्र प्रदेश में भूपोर्तम आंदोलन चलाया गया था, आंध्र प्रदेश में भूपोर्तम आंदोलन आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 की ओर। कामराज योजना का उद्देश्य था, कामराज योजना का उद्देश्य किस राज्य से था? तो कामराज योजना आया था कब? 1963 में। 1963 में कामराज योजना आया था। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे के कामराज, के द्वारा तैयार की गई थी। राष्ट्रीय कांग्रेस की जीवंत बनाने के लिए आया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना के लिए ही ये कामराज योजना लाया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन में आए, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार पर सम्मिलित नहीं है? कौन सा कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार पर सम्मिलित नहीं है? कौन सा होगा? तो व्यापारिक वर्ग सामाजिक आधार पर सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 की ओर। 41 में क्या कहा जा रहा है? 41 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वक्तव्य पर विचार करना। भारत में लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है, तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन में। किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? तो दबाव समूह किसे माना जाता है? लोकसभा के सदस्यों को क्या दबाव समूह को मानेगा? नहीं। पंचायत के सदस्यों को तो नहीं, मंत्रिमंडल के सदस्यों को तो नहीं, मजदूर संघ के सदस्यों को तो बिल्कुल सही, मजदूर संघ के सदस्यों को दबाव पूर्ण समूह माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 में क्या कह रहा है? 43 में निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है, तो वो कौन थे? तो वो रजनीश कोठारी थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। रजनी कोठारी जी थे, जिन्होंने प्रारंभिक वर्षों में भारतीय दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है। रजनी कोठारी प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, लेखक भी थे और राजनीतिक सिद्धांतकार भी थे। रजनी कोठारी, इन्होंने CSDS विकासशील समाज अध्ययन पीठ की स्थापना की और लोकायन संस्था की स्थापना भी रजनी कोठारी जी ने किया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 की ओर। 44 में कहा जा रहा है, चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के बारे में कथन पर विचार करना है। डी है ACD और ABCD, ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है? राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इस योजना का उद्देश्य है, बिल्कुल सही उद्देश्य है। बी में, चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा या राज्य की विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 2% मत प्राप्त किए हैं, न्यूनतम 2% मत प्राप्त किए हैं। तो क्या ये भी सही है? तो बिल्कुल ये गलत है। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक वैध रहेगा, ये सही है। पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा, तो ये सही है। इस प्रकार ऑप्शन
मेरा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा, ए सी डी, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर, इसके साथ ही ये इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न था दोस्तों। तो इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करने का इजाज़त लेता हूँ। यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करने का इजाज़त लेता हूँ। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।